हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस समय हम वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वेक्टरों के अदिश गुणन को देख लिया है। आज हम वेक्टर के अदिश गुणन के गुण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहला गुण तो ये होता है कि वेक्टरों का अदिश गुणन वेक्टरों का अदिश गुणन शून्य भी हो सकता है। दूसरा, धनात्मक भी हो सकता है। तीसरा, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो पहला गुण है कि वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि दो वेक्टर ए एवं बी हैं, तो उनका जो है अदिश गुणन क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अदिश गुणन को हम डॉट से लिखते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हम देख चुके हैं कि ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ए एवं बी के बीच के कोण थीटा के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। अब नंबर एक, यदि ए एवं बी के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी दो वेक्टर ए एवं बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा उसको देखिएगा। तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 90। और कॉस 90 का मान हम जानते हैं क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये पहला जो हमने लिखा कि दो वेक्टर का स्केलर गुणन शून्य भी हो सकता है। और दूसरा, यदि दो वेक्टर के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर ए है, इसी दिशा में दूसरा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों एक ही दिशा में, तो इनका हम सदिश गुणन लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 0। क्या हो जाता है? ये ए बी हो जाता है। अब यदि थीटा का मान 0 और 90 के बीच हो, थीटा का मान 0 और 90 के बीच हो, यानी तीसरा कंडीशन, यदि थीटा इज लेस देन 90 देन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। और ये क्या है? पॉजिटिव है। और ये अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है? धनात्मक, पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। तो यहां से दूसरा, दो वेक्टरों का अदिश गुणन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। यदि
ए एंड बी के बीच का कोण थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो, तो cos थीटा जो होता है वो माइनस में हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, और cos थीटा क्या है यहाँ पर निगेटिव है, क्या हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है तो दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया, और यदि 90 से कम है तो दोनों वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, दोनों वेक्टर का अदिश गुणन क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में cos थीटा का मान निगेटिव होगा और वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो पहला जो गुण हमारा था कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसको हमने देख लिया। दूसरा जो हमारा वेक्टरों के अदिश गुणन का प्रॉपर्टी है वो है कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है यानी क्रम विनिमय का मतलब उनका क्रम आपस में बदल दिया जाए तो भी उनके गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर ए है, इन दोनों वेक्टर का यदि हम अदिश गुणन करें तो पहले हम ए डॉट बी कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको लिखते हैं वेक्टर ए इंटू बी का एक की दिशा में कंपोनेंट का परिमाण यानी बी कॉस थीटा, क्या जब थीटा क्या है ए एंड बी के बीच का क्या है कोण। और यहीं से अगर हम निकालें b डॉट ए, वेक्टर बी में वेक्टर ए से गुणा करें तो हम लिखेंगे b एवं b की दिशा में a का कंपोनेंट का परिमाण a इंटू कॉस थीटा। तो यहां से क्या हो जाता है, क्योंकि बी ए बी कहें चाहे बी ए कहें दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, अतः यहाँ से ए बी कॉस थीटा सिंस लिखेंगे, सिंस ए गुणे बी कहें चाहे बी गुणे ए कहें दोनों परिमाण है तो दोनों का गुणनफल सेम सेम होगा, तो इसीलिए ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है बी ए कॉस थीटा। और ऐसी स्थिति जब होती है तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये हमारा हो जाता है क्रम विनिमय नियम का पालन, यानी ए को बी से गुणा करें चाहे बी को ए से गुणा करें, अगर अदिश गुणन है तो दोनों का मान सेम सेम हो जाता है। यानी कह दें कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्रम को बदल दिया जाए, ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही होता है क्रम विनिमय का नियम। तीसरा जो हमारा होता है वो है दो वेक्टरों का अदिश गुणन वितरित नियम का पालन करता है। यानी इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर
सी, ये हमारा हो जाता है वितरित नियम। क्या हो जाता है? वितरित नियम। यानी ए का बी प्लस सी में गुणा था, तो ए का बी में गुणा करके फिर ए का सी में गुणा करके दोनों को ऐड कर दें, तो ये हमारा अगर सेम सेम हो तो कहते हैं कि वितरित नियम है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कहेंगे, पहले वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए से अल्फा डिग्री का कोण बनाते हुए वेक्टर बी लिया, और वेक्टर ए से ही बीटा डिग्री कोण बनाते हुए वेक्टर सी लिया। ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया ए। तो पहले हम बी प्लस सी को जोड़ लिया, ये हमारा हो गया बी प्लस सी। यहां एक लंब इस पे ऐसे डाल दिया, दूसरा ये लंब डाल दिया, और ये हमारा अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण क्या हो गया? बीटा हो गया। अब हमको वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी अगर देखें तो इसको हम ओ मान लेते हैं, पी क्यू आर एस। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस सी का ए की दिशा में घटक। तो क्या हो जाता है? ओ आर, या कह लें वेक्टर ए बी प्लस सी कास, अगर गामा कह लें, ये परिणामी वेक्टर बी प्लस सी ए के साथ गामा कोण बनाता हो, क्या हो जाता है? कास गामा। और ये हो जाता है वेक्टर ए इंटू बी प्लस सी कॉस गामा। यहां से हम कॉस गामा अगर लिखें तो लिखेंगे ओ आर बटा बी प्लस सी। तो ये जाता है ओ आर इक्वल टू बी प्लस सी कॉस गामा। ओ आर इक्वल टू बी प्लस सी कॉस गामा। तो हम बी प्लस सी कॉस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ आर लिख सकते हैं, और इसी ओ आर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ओ एस प्लस एस आर। अब यहां से हो जाता है ए इंटू ओ एस को लिख सकते हैं बी कॉस अल्फा। क्या हो जाता है? ये अगर कॉस अल्फा लिखें तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाता है ओ एस बटे बी, या कह लें कि ओ एस इक्वल टू बी कॉस अल्फा। ये हो जाता है बी कॉस अल्फा प्लस एस आर। ये एस आर यहां से यहां तक है, और इसका मान इसके मान के बराबर है। ये दोनों मान बराबर है, तो एस आर इक्वल टू पी टी कह लें इसको, एस आर इक्वल टू पी टी हो जाता है। तो ये हो जाता है पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस बीटा इक्वल टू पी टी अपॉन वेक्टर सी, पी टी अपॉन सी, या कह लें कि पी टी इक्वल टू सी कॉस बीटा, या पी टी को लिख सकते हैं एस आर इक्वल टू सी कॉस बीटा। तो यहां से एस आर इक्वल टू हो सकता है सी कॉस बीटा। और अगर हम इसको गुणा करके लिखें तो ए इंटू बी कॉस अल्फा प्लस ए इंटू सी कॉस बीटा, और ये ए एवं बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ए के साथ बी अल्फा कोण बना रहा। ये हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हमारा यहां से हो जाता है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। तो ये हमारा वितरित नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें हमने पहले बी प्लस सी का ए में गुणा कर दिया, और ये हमने लिख दिया वेक्टर ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी प्लस सी।
और दोनों के बीच का कोण कॉस गामा। और मॉड ऑफ बी प्लस सी कॉस गामा इक्वल टू हो जाता है ओ आर। तो ओ आर को हमने लिख दिया ए इंटू ओ आर, और ओ आर को हमने लिख दिया ओ एस प्लस एस आर। और ओ एस को हम देख रहे हैं इस एंगल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए अगर ये अल्फा कोण है तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ओ एस इक्वल टू क्या हो जाता है, बी कॉस अल्फा। तो लिख देते हैं बी कॉस अल्फा। इसी तरह से एस आर इक्वल टू पी टी, और पी टी इक्वल टू हो जाता है सी कॉस बीटा। तो सी कॉस बीटा लिख दिए और यहां से मल्टीप्लाई करिए तो ए डॉट बी कॉस अल्फा प्लस ए डॉट सी कॉस बीटा। और ए डॉट बी कॉस अल्फा वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है, और ए डॉट सी कॉस अल्फा वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमारा जाता है, यहाँ से लेकर के चले यहाँ पहुँच के, इसका मतलब ये बराबर हो जाता है इसके, और यहाँ लिख दिए। और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, वितरित नियम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन वितरित नियम का पालन करता है। लंबवत वेक्टर चौथा हो गया, दो लंबवत वेक्टर का अदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। जैसा कि पहले प्रॉपर्टी में आप देख लिए थे, यदि दो वेक्टर है, एक ए है और दूसरा इसी के लंबवत बी है, तो ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, दोनों के बीच का कोण कितना, 90। तो इनका अदिश गुणन देखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू दोनों के बीच का कोण 90। ये हो जाता है ए बी कॉस 90 का मान क्या हो जाता है, 0। तो क्या हो जाता है, 0। तो ये हमारा हो गया, दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला जो हमारा गुण है, दो समानांतर वेक्टरों का अदिश गुणन, दो समानांतर वेक्टरों का अदिश गुणन क्या हो जाता है, उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। दो समानांतर वेक्टर का अदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। तो आप जानते हैं एक वेक्टर ए है, उसी के समानांतर दूसरा वेक्टर बी है। ये ए और ये बी, यानी दोनों के बीच का कोण अगर समानांतर है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस 0। तो क्या हो जाता है, इंप्लाई दैट मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी दो वेक्टरों का अदिश गुणन अगर हम ले रहे हैं और वे वेक्टर समानांतर है एक दूसरे के, तो उनका अदिश गुणन दोनों वेक्टर के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, तब जब दोनों के बीच का कोण 0 या दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या हो, समानांतर हो। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी रहा। पांचवा प्रॉपर्टी, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो पांचवा हमारा होगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। क्या हो जाता है, एक वेक्टर ए है और वही वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और वही वेक्टर ए है। यानी वेक्टर ए में वेक्टर ए से ही गुणा करना है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस। एक वेक्टर अपने साथ जो कोण बनाता है वो होता है 0। यानी एक ही वेक्टर अपने ही साथ जो कोण बनाएगा वो 0 होगा। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर और का 0 का मान 1 हो जाता है। यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर में जब हम अदिश गुणन करते हैं तो उसका मान उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी रहा। छठवां प्रॉपर्टी में लिखेंगे, लंबकोणीय
लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच अदिश गुणन, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच अदिश गुणन क्या हो जाता है? यहां से लंबकोणीय एकांक वेक्टर है आई कैप, जे कैप और के कैप। तो थोड़ा सा हम देखते हैं आई कैप इंटू जे कैप में इनका अगर अदिश गुणन करें तो लिखेंगे मॉड ऑफ आई, और यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है? एक होता है, आप जानते हैं। एक गुणे मॉड ऑफ जे, जे भी यूनिट वेक्टर है उसका परिमाण क्या होगा? 1 गुणे कॉस दोनों के बीच का कोण आई और जे, आई एक्स अक्ष के अंदिश है, जे वाई अक्ष के अंदिश है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90, और ये क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार जे डॉट के इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू जे और के बीच का कोण फिर वही 90 cos 90 इक्वल टू क्या हो गया? 0, और के डॉट आई इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इंटू मॉड ऑफ 1 इंटू cos 90 फिर क्या हो गया? यानी आई में जे का गुणा करें, जे में के का गुणा करें, के में आई का गुणा करें, सबके लिए डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो शून्य होगा। और इसके विपरीत अगर आई डॉट आई करें, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू मॉड ऑफ आई 1 फिर मॉड ऑफ आई 1 इंटू कॉस दोनों के बीच का कोण 0 क्या हो जाता है? 1 मॉड ऑफ जे सॉरी यूनिट वेक्टर जे इंटू डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू मॉड ऑफ जे 1 मॉड ऑफ जे 1 इंटू कॉस 0 इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ये यूनिट वेक्टर के इंटू डॉट यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, और ये हो जाता है 1। तो क्या हम देख रहे हैं? समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का अदिश गुणन 1 होता है। समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का अदिश गुणन क्या होता है? 1 होता है। और डिफरेंट अलग अलग लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का अदिश गुणन क्या होता है? 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है कि समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जबकि असमान लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का अदिश गुणन क्या होता है? 0 होता है। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वेक्टरों का, किन्हीं दो वेक्टर के परिणामी का परिमाण कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। इनका परिणामी क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये परिणामी हो गया। अब इसका परिमाण निकालना है तो दोनों तरफ का हम वर्ग कर देते हैं, आर डॉट आर इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाता है? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर गुणा किया जाता है तो इसके पहले आप पढ़े कि उसके परिमाण का वर्ग हो जाता है इक्वल टू, इससे हम गुणा कर लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। फिर ये समान वेक्टर हो गए। समान वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू लेते हैं ए स्क्वायर उनके परिमाण के वर्ग के बराबर प्लस ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों को एक लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इस यहां से लिखते हैं हम आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये दो वेक्टरों का अदिश गुणन है
तो दोनों का मॉड ले लेते हैं ए बी और दोनों के बीच के कोण का कोज्या लेते हैं। ये हमारा हो गया दो वेक्टरों के परिणामी के परिमाण के लिए फॉर्मूला, या इसी को हम लिखते हैं r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाता है दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण इस रूप में हो जाता है। अगला जो प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके संगत एक्स वाई जेड कंपोनेंट के परस्पर गुणन के बराबर होता है। तो क्या हो गया अगला कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन उनके एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश घटकों के गुणन के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहां पर एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश घटक की बात हो रही, तो दो वेक्टर ए एवं बी इस प्रकार है कि ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये एक वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दूसरा बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब इन वेक्टरों का स्केलर गुणन हमको करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये लिख देते हैं और इनका हम परस्पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ये हो गया। फिर प्लस ए वाई को उठाते हैं, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस अब ए जेड को उठाते हैं, ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस बी जेड सॉरी ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अब यहां से हम जानते हैं कि समान लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का गुणनफल 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। और असमान लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बीच का अदिश गुणन क्या होता है? 0 होता है। तो आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, असमान लंबकोणीय एकांक वेक्टर, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 और के डॉट जे 0। क्या बच जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारा हो जाता है दो वेक्टरों के बीच का अदिश गुणन उनके एक्स एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश, जेड एक्सिस के अनुदिश जो कंपोनेंट होते हैं उनके परस्पर गुणन के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया वेक्टरों के अदिश गुणन से संबंधित
गुण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के तथ्य आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंच सके। आपको एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।